हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह प्रधानमंत्री अर्थात द प्राइम मिनिस्टर। इसके पहले मैंने आपको पूरे संघीय मंत्री परिषद के विस्तार रूप में बताया था, है ना। आज हम बताएंगे आपको प्रधानमंत्री के बारे में, है ना, कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये किसका सदस्य होते हैं और इनकी शक्तियाँ क्या है, और कुछ प्रधानमंत्री के विशेषताओं के बारे में बताएंगे, है ना। समझिएगा, प्रधानमंत्री यह देश के संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का जो पद होता है वह सबसे महत्वपूर्ण पद होता है ना। भारत के संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का जो पद है वह सबसे महत्वपूर्ण पद है ना। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है ना। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है ना। फिर समझिएगा, देश के संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का जो पद है वह सबसे महत्वपूर्ण पद है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। देश के संसदीय शासन प्रणाली का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होने के नाते यह मंत्री परिषद का निर्माण करता है और उसका संचालन करता है ना। देश के संसदीय प्रणाली का संसदीय शासन का वास्तविक प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करता है तथा वह उसका संचालन करता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है ना। समझते हैं पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 75(k)(1) में किया गया है। समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है आपको अनुच्छेद 75 के खंड 1 में किया गया है। समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति की यह शक्ति स्वविवेकाधीन नहीं है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जिसे चाहेगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा, है ना। बहुमत दल का नेता होगा। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करता है। समझिएगा, लोकसभा के चुनाव होने के बाद जो सबसे बड़े दल के रूप में पार्टियां उभरती है, वही पार्टियां अपने सदस्यों में से किसी व्यक्ति को बहुमत दल के नेता के रूप में चुनता है और उसी बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ दिलाता है। समझिएगा, प्रधानमंत्री के पद के लिए जो सदस्य होना चाहिए वह लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिलाया जाएगा वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना। यद्यपि भारत में जो प्रावधान किया गया है, भारत के संसदीय शासन प्रणाली में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये प्रावधान नहीं है। सैद्धांतिक रूप से ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है। फिर समझिएगा, प्रधानमंत्री के पद के लिए व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। हालांकि भारत में ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वह आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसी कोई सैद्धांतिक प्रावधान नहीं है। वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। जैसे सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, समझिएगा, इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी तो ये आपको राज्यसभा की सदस्य थी, है ना। यानी सबसे पहले राज्यसभा के माध्यम से देश की प्रधानमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला जो है वो आपको इंदिरा गांधी है ना। इंदिरा गांधी है। इसमें और एक भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे बहुमत दल के नेता के रूप में चुना गया है
और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के शपथ दिला दी गए हैं, लेकिन वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, है ना। वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो भी आपको प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। फिर समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति जो लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य नहीं है उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जरूरी है कि 6 महीने के भीतर वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आपको नियुक्ति के संदर्भ में। और एक बात समझिएगा, यहाँ मैं बोला था कि राष्ट्रपति को स्वविवेकाधीन शक्तियाँ, पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में समझिएगा, राष्ट्रपति को कुछ मामलों में प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए विवेकाधिकार है, यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब किन किन परिस्थितियों में वो अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है वो देखिएगा। पहला नंबर में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला सकता है। कब? जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, है ना। चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, स्पष्ट बहुमत न मिला हो, तब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट या नियुक्ति कर सकता है। दूसरा है आपको कि बहुमत दल पार्टी में एक से अधिक नेता प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हों। फिर समझिएगा, बहुमत प्राप्त पार्टी में, है ना, बहुमत प्राप्त पार्टी में या दल में एक से अधिक नेता प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हों, प्रधानमंत्री के पद के लिए आपको दावेदार हों, और स्पष्ट रूप से ये पार्टी किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने में स्पष्ट हो, ये चुनौतीपूर्ण हो, तब इस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर सकता है। फिर समझिएगा, बहुमत प्राप्त दल में एक से अधिक नेता जो प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार हों और उस पार्टी किसी एक व्यक्ति को निश्चित नहीं कर पा रही हो, यानी चुनौतीपूर्ण काम हो कि किसे प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत दल का नेता चुना जाए, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति कर सकता है। तीसरा है कि यदि प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देता है, यानी त्यागपत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है ना, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है और संबंधित पार्टी किसी नेता को चुनने में असमर्थ होता है ना, संबंधित जो पार्टी है वह किसी नेता को चुनने में असमर्थ होता है, तब उस कंडीशन में भी आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति को आपको स्वविवेकाधिकार है कुछ परिस्थितियों में, जैसे पहला है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न हो, तब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर सकता है। दूसरा है कि बहुमत प्राप्त दल में एक से अधिक नेता प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार हों और उस पार्टी में किसी एक नाम के लिए कोई सर्वमान्य नहीं निर्णय हो पाता हो, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति कर सकता है। और तीसरा है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वह त्यागपत्र देता है, तब उस कंडीशन में संबंधित पार्टी किसी नेता को चुनने में असमर्थ होता है, तब उस कंडीशन में भी वह राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ना। तो ये राष्ट्रपति की स्वविवेकाधीन शक्तियाँ हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की पदावधि। समझिएगा, प्रधानमंत्री की पदावधि समझिएगा, इसका जो प्रावधान किया गया है आपको अनुच्छेद 75 के खंड 2 में, है ना,
प्रधानमंत्री के पदावधि यानी कार्यकाल का जो प्रावधान किया गया है आपको अनुच्छेद 75 के खंड 2 में। समझिएगा, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। फिर समझिएगा, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इनमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप ये है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है जब उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो, है ना। जब उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो, है ना। लोकसभा के बहुमत प्राप्त होने तक ही वह अपने प्रधानमंत्री के पद पे बना रह सकता है। फिर समझिएगा, आपको मंत्रिपरिषद चूँकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, इस तरह सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप ये है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है जब उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। इसमें और एक पॉइंट है, प्रधानमंत्री के कार्यकालों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान ये किया गया है कि प्रधानमंत्री आपको उनका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वह अगले चुनाव यानी लोकसभा के पुनः लोकसभा के चुनाव के पश्चात प्रधानमंत्री के पद के प्रावधानों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जिस दिन वह शपथ ग्रहण करता है उस दिन से लेकर लोकसभा के अगले चुनाव के बाद गठित होने वाले जो मंत्रिमंडल है उस दिन तक वह अपने पद पर रह सकता है, यानी 5 सालों तक रह सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो स्वयं प्रधानमंत्री भी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, यानी अगले मंत्रिमंडल के गठन तक वह पद पर नहीं बना रहता है बल्कि वह त्यागपत्र दे देता है। तो ये आपको प्रधानमंत्री की पदावधि थी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। समझिएगा, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य, आखिर कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति है। समझिएगा, प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य। समझिएगा, इसमें पहला है प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य में भारत के संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। देश के संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है या नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रधान होता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली का जो वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह मंत्रिपरिषद करता है, और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वह आपको प्रधानमंत्री होता है। फिर समझिएगा, है ना, देश के संसदीय शासन प्रणाली में देश का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश के संसदीय शासन प्रणाली का जो वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह मंत्रिपरिषद करता है, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है ना। ये आपको पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति है कि प्रधानमंत्री भारत के समस्त शक्तियों पर, प्रशासनिक शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री भारत के समस्त प्रशासनिक शक्तियों पर नियंत्रण रखता है तथा उससे संबंधित विभिन्न कार्य करता है ना। प्रधानमंत्री भारत के समस्त प्रशासनिक शक्तियों पर नियंत्रण रखता है तथा उससे संबंधित विभिन्न कार्य यह करता है। यह आपका पहला शक्ति है। तीसरा शक्ति है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है ना। जो प्रधानमंत्री होता है ये आपको मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और उनके विभागों का वितरण करता है ना। उनके
विभागों का वितरण करता है। समझिएगा, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और उनके विभागों का वितरण करता है। ये आपका तीसरा शक्ति है ना। आपको चौथे शक्ति में ये है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है ना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा उनके कार्यों का संचालन करता है। अध्यक्षता करता है तथा उनके कार्यों का संचालन करता है। समझिएगा, है ना। जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उनके कार्यों का संचालन करता है। फिर और ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट जो इसकी शक्ति है ये है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होने के कारण, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होने के कारण यह लोकसभा में विभिन्न विधेयकों एवं बजटों को पारित करवाता है ना। विभिन्न विधेयकों एवं बजटों को पारित करवाता है। समझिएगा, ये ना, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होने के कारण यह लोकसभा में विभिन्न विधेयकों एवं बजटों को पारित करवाता है। याद रखिएगा। उसके बाद ये जो प्रधानमंत्री होता है, यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रमुख वक्ता होता है। समझिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यह देश का प्रमुख वक्ता होता है ना। देश का प्रमुख वक्ता होता है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है ना। यह आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आपको देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको समझिएगा। फिर समझिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यह देश का प्रमुख वक्ता होता है, साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है ना। ये शक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट शक्ति है आपको, यह मंत्रिमंडल का विनाशक होता है। जो प्रधानमंत्री होता है, यह मंत्रिमंडल का विनाशक भी है। इसे मंत्रिमंडल का विनाशक भी कहा जाता है। विनाशक इसलिए कहा जाता है कि यदि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का विनाशक भी कहा जाता है, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री यदि त्यागपत्र दे देता है या उसके मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिमंडल अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का विनाशक भी कहा जाता है ना। और एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वह ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह आपको राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही आपको लोकसभा का विघटन करता है, लोकसभा का विघटन करता है ना। लोकसभा का विघटन करता है। तो ये आपको प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य है। फिर समझिएगा, है ना। इसको फिर इनकी शक्तियों को समझा दे रहे हैं। समझिएगा, 1 नंबर पहला है कि भारत के संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह देश का नाम मात्र प्रधान या संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन देश की वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह मंत्रिपरिषद करता है, जिसका प्रधान आपको प्रधानमंत्री होता है। पहली शक्ति हो गई। दूसरी शक्ति हो गई कि प्रधानमंत्री देश के समस्त प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखता है और अपने अनुसार वह विभिन्न कार्य करता है ना। तीसरी जो शक्ति है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और उनके विभागों का बंटवारा करता है या वितरण करता है ना। चौथा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके विभिन्न कार्यों का संचालन करता है। पांचवा शक्ति है कि वह लोकसभा का
नेता होने के कारण वह लोकसभा में विभिन्न विधेयकों एवं बजटों को पारित करवाता है। छठी जो शक्ति है वह ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रमुख वक्ता होता है, साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह देश का प्रतिनिधित्व करता है ना। और सातवें में है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का विनाशक होता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र देता है तब मंत्रिमंडल अपने आप समाप्त हो जाता है। और आठवां जो है वह ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है और प्रधानमंत्री के सलाहकार पर ही राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। ये हमारे आपको प्रधानमंत्री था, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री के देश में स्थिति, इनकी नियुक्ति, इनका कार्यकाल और इनकी शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त और एक सबसे महत्वपूर्ण पद है, वह है उप प्रधानमंत्री। समझिएगा, उप प्रधानमंत्री, समझिएगा, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है ना, कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने आवश्यकता के अनुसार उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए हैं, है ना। समय समय पर राजनीतिक पार्टियों को लगा है कि नहीं एक उप प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो समय समय पर राजनीतिक पार्टियां यानी सत्तारूढ़ दल ने अपने सहयोग के रूप में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। हालांकि भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, है ना, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, है ना। और याद रखिएगा, अभी तक भारत में कुल 8 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है ना। अभी तक भारत में कुल 8 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। फिर समझिएगा, उप प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि समय समय पर सत्तारूढ़ दलों ने अपने सुविधा के अनुसार उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया है ना। भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चुना गया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इन्हें चुना गया था। ये देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और अभी तक भारत में कुल 8 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। कितने की गई है? 8 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। अब हम कुछ प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, प्रधानमंत्री से इनकी विशेषताओं के बारे में समझिएगा। सबसे पहले देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर समझिएगा, भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। अब देखिए कौन कौन, है ना। आपको 1 नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर में लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और 3 नंबर में आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। समझिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ये भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, है ना। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान की नारा दिया था और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब समझिएगा, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वह 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी, है ना।
ताशकंद में हुई थी। जब ताशकंद समझौता के लिए जब 1966 में गए थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आ जाए कि निम्न में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आपको देश से बाहर हुई थी। फिर समझिएगा, देश का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, देश का प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वह आपको मोरारजी देसाई थे। समझिएगा, देश का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, है ना। आ जाए क्वेश्चन कि देश के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। और एक बात याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद पे रहते हुए पहली बार त्याग पत्र दिया था, है ना। पद पे रहते हुए पहले बार इन्होंने त्याग पत्र दिया था। अगर आ जाए क्वेश्चन कि सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए त्याग पत्र किसने दिया था, तो मोरारजी देसाई ने किया था। और एक बात याद रखिएगा, सबसे अधिक उम्र में आपको ये प्रधानमंत्री बने थे, है ना। सबसे अधिक उम्रदराज जो प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, राजीव गांधी थे, है ना। राजीव गांधी थे, याद रखेंगे, राजीव गांधी थे, है ना। और एक बात याद रखिएगा, ये देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका बर्थडे यानी जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 29 फरवरी को, है ना। 29 फरवरी को इनका जन्मदिन, 4 वर्ष में एक बार इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और इनका जो आपको समाधि स्थल है वो क्या है, अभय घाट है ना। इनका समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। फिर समझिएगा, मोरारजी देसाई देश का एकमात्र गैर कांग्रेसी, देश का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, है ना। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए सबसे पहले इन्होंने ही त्याग पत्र दिया था, है ना। और याद रखिएगा, 4 वर्ष में एक बार इनका जन्मदिन मनाया जाता है प्रधानमंत्री में 29 फरवरी को। इनका जो समाधि स्थल है वो आपको अभय घाट है। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे वो आपको राजीव गांधी थे। और याद रखिएगा, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी, है ना। श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी थी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्हें आपको लौह महिला यानी आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल इन्हीं के समय में लागू हुआ था, है ना। आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लागू हुआ था वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1975 में। जो इस समय जो देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। ये आपको देश के प्रधानमंत्री थे जब आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लागू था। और इनका जो समाधि स्थल है वो आपको शक्ति स्थल है ना, शक्ति स्थल है। तो ये आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। अब देखिए, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, है ना। एकमात्र प्रधानमंत्री कौन, चौधरी चरण सिंह, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, है ना। संसद का सामना नहीं किया, है ना। संसद का इन्होंने कभी सामना नहीं किया। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद की कार्रवाइयों में भाग नहीं ली। और इनका जो समाधि स्थल का नाम है वो आपको किसान घाट है ना। इनके समाधि स्थल का नाम जो है वह किसान घाट है। याद रखिएगा, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे आचार्य JB कृपलानी। किस प्रधानमंत्री के समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, है ना। पंडित जवाहरलाल
नेहरू के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो आचार्य जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी, है ना। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में आचार्य जेबी कृपलानी ने लाया था। अगर आ जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था, तो आचार्य जेबी कृपलानी ने लाया था। किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लेकिन और एक बात याद रखिएगा, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद अपने पद से त्यागपत्र देने वाले थे बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह, समझिएगा। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद अपने पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह बीपी सिंह थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी ने लाया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था, है ना। इसलिए इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन आ जाएगा कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था, तो आचार्य जेबी कृपलानी ने। किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, है ना। ये आपको थे, ठीक ना। अब देखिएगा, भारत के 5 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक से अधिक बार अपने पद पे बने रहे, है ना। एक से अधिक बार अपने पद पे बने रहे 5 ऐसे प्रधानमंत्री हुए। अब कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझिएगा, 1 नंबर। 2 नंबर में है श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। 3 नंबर में अटल बिहारी वाजपेयी। 4 नंबर में डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 5 नंबर में है श्री नरेंद्र मोदी। ये भारत के 5 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पे ये सुशोभित किए हैं, ठीक ना। एक से अधिक बार ये प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं नरेंद्र मोदी, है ना। ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पे बने हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री के पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, प्रधानमंत्री पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो आपको 25 वर्ष होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होती है। अगर लोकसभा से बनेगा तब और राज्यसभा से बनेगा तब 30 वर्ष, है ना। राज्यसभा से अगर बनेंगे तो आपको 30 वर्ष और लोकसभा से बनेंगे तो 25 वर्ष होता है, समझिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी वह अमृत कौर थी, है ना। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला, है ना, आपको पहली महिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी वो आपको अमृत कौर थी। और एक बात ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से सर्वप्रथम त्यागपत्र देने वाले जो मंत्री थे वो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल से सर्वप्रथम इन्होंने त्यागपत्र दिया था, है ना। सर्वप्रथम आपको त्यागपत्र दिया था, याद रखिएगा, सर्वप्रथम इन्होंने त्यागपत्र दिया था। और एक कुछ याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, है ना। उसी तरह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह
बलदेव सिंह, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। इसी तरह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश का प्रथम शिक्षा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह आपको प्रथम रक्षा मंत्री और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री थे। तो इस तरह हमारा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इनकी शक्तियाँ और इनके कुछ विशेषताओं के बारे में था, ठीक ना। फिर हम नेक्स्ट कोई क्लास से लेकर हाजिर होंगे, तब तक इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। लूसेंट हो चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, उससे लगाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कुछ क्वेश्चन गलत भी उसने दिए हुए हैं, उसको सावधानी से लगाने का प्रयास कीजिएगा। और जो नहीं समझ में आता है वो मेरे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि सामने जिस तरह वैकेंसी है ये टोटल आपके लिए है। थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत कर लेंगे तो आसानी से एक जॉब हाथ में आ जाएगा, है ना। तो रन देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास से लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।